Friends, today we will start chapter 4 Literary Heritage of India. तो भारत के लिटरेरी हेरिटेज के बारे में बात करेंगे. नाउ व्हाट इज दिस लिटरेरी हेरिटेज? यानी कि जो भी चीज़ें हमारे पास आज रिटन फॉर्म में हैं वो सब चीज़ें जो है उसी को हम अपना लिटरेचर कहते हैं. यानी कि वो भले भारत के इतिहास से जुड़ी कोई भी चीज़ हो, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रिटन फॉर्म हम कह सकते हैं. तो ऐसी पुस्तकें, ऐसी किताबें, ऐसी जीवनियाँ जो लिखी गई हैं, ऑटोबायोग्राफीज, जिसमें हमें हमारे प्राचीन काल के बारे में पता लगती है, भले प्राचीन काल के राजाओं के बारे में या किसी भी उस समय के जीवन, लोगों के जीवन के बारे में, तो इसको हम लिटरेचर ही कहते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर. मैन टुक हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन, सिम्बल्स, ड्राइंग्स एंड साउंड्स टू कम्युनिकेट हिज थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स एंड इमोशंस टू अदर्स. तो मनुष्य ने अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए सिंबल्स का यूज़ किया था शुरुआत में, क्योंकि उस समय लैंग्वेज नहीं थी, इसलिए लोग चिन्ह, सिंबल्स के माध्यम से ऐसा करते थे. फिर ड्राइंग्स बनाई गई और फिर साउंड्स के द्वारा भी कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई. और ये सब चीज़ें देखिए, जब प्राचीन समय में जब शुरुआत हुई थी मानव जाति की, उस समय लोग जो थे वो जगह जगह भटकते थे. एक जगह पे उनका पर्टिकुलर एक ठिकाना नहीं होता था जहाँ पर वो रहते थे. वो एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह चलते रहते थे, खाने की तलाश में और पानी की तलाश में. लेकिन जब वो एक जगह पर आकर बसे, तो जब उन्होंने एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, तो उनको पता लगा कि हमें एक दूसरे से बात कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक भाषा की ज़रूरत है. तो सबसे पहले सिंबल्स की मदद से ऐसा किया जाने लगा. फिर ड्राइंग के माध्यम से एक दूसरे की बात समझाई जाने लगी. साउंड, मतलब अलग अलग तरीके के साउंड निकाल के वो दूसरों को बातचीत अपनी पहुँचाते थे. और इसी तरीके से डायलेक्ट्स और स्क्रिप्ट्स की खोज हुई, यानी कि बोली, जो लोकल भाषाएं बोलते हैं हम लोग, वो, और स्क्रिप्ट यानी कि रिटन फॉर्म में भी उसकी खोज की गई. नाउ दिस स्क्रिप्ट कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज. इस स्क्रिप्ट के कारण लैंग्वेज बनी. कि आपको पता है, जैसे हम हिंदी भाषा लिखते हैं तो उसके अंदर स्क्रिप्ट जो है देवनागरी हम बोलते हैं. क ख ग, जो हमें अगर क ख ग अ आ ई ना हो तो हम हिंदी नहीं लिख पाएंगे. तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम language was being used for expression of thoughts. The constructive use of language led to creation of literature. शुरुआती दिनों में काफ़ी लंबे समय तक लैंग्वेज का उपयोग सिर्फ हम अपने विचार प्रकट करने के लिए ही करते थे. लेकिन आने वाले समय के अंदर जो लैंग्वेज थी, इसका उपयोग लिटरेचर लिखने के लिए भी किया जाने लगा. From ancient time, Indian literature is known for its diversity and uniqueness. Indian scholars divided ancient literature into Vedic and classical literature. Besides this, some folk literature was also popular. तो लिटरेचर जो है भारत का, वो अपनी डाइवर्सिटी और अपनी यूनिकनेस के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है. और हमारे जो स्कॉलर्स, यानी कि हमारे विद्वान जो थे, उन लोगों ने इंडियन लिटरेचर को दो पार्ट में बांटा है. एक है वैदिक लिटरेचर और दूसरा है हमारा क्लासिकल लिटरेचर. नेक्स्ट इज लैंग्वेज एंड लिटरेचर. लैंग्वेज और लिटरेचर के बारे में देखते हैं हम. If we quickly look at the history, we can see an emergence of variety of languages since centuries. These languages influenced one another and it resulted in development of literature. अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हमें पता लगता है कि बहुत सारी, यानी कि लैंग्वेजेस जो थी उसकी वैरायटी. आप देखिए दुनिया में कितनी भाषाएं हैं. जब हम भारत की बात करें, भारत में ही कई भाषाएं बोली जाती हैं. तो वैरायटी जो लैंग्वेज की जो एमर्ज हुई, जो शुरू हुई, उसके साथ साथ ही लैंग्वेजेस जब एक दूसरे के प्रभाव में आने लगी, एक दूसरे के साथ उनका यानी कि मेल होने लगा, तो इसी से लिटरेचर बना. एज अ रिजल्ट सम न्यू लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर हैव डेवलप्ड एंड फ्लरिश्ड. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज संस्कृत लैंग्वेज. Sanskrit language is less in use in present time, but religious ceremonies and worshipping rituals are dealt in Sanskrit में. तो नई जो भाषाएं बनने लगी, इससे लिटरेचर डेवलप होने लगा, नई नई भाषाएं बनने लगी. और इसका जो सबसे बेस्ट उदाहरण हमारे सामने एग्जाम्पल जो है, वो है हमारी संस्कृत भाषा. आप जानते हैं प्राचीन समय से संस्कृत भाषा के अंदर हमारे जितने भी कर्मकांड होते थे, यानी कि भले वो रिलीजियस सेरेमनीज़ हैं, भले वो किसी भी प्रकार की पढ़ाई लिखाई, हमारे जो रिलीजियस जो भी एक्टिविटीज़ होती थी, उन सब के अंदर एक ही भाषा का उपयोग होता था और वो थी संस्कृत.
और संस्कृत जो है आज की बात करें तो आज इसका उपयोग काफ़ी कम हो गया। जनरली लैंग्वेज प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर द ह्यूमंस फॉर बेटर एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंड। India's most ancient script is that of Harappan civilization, which has not been deciphered, and so we have not obtained much information about their languages. तो लैंग्वेज जो है इसके द्वारा मनुष्य को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली अपने एक्सप्रेशंस को बयान करने के लिए और दूसरे को समझने की। तो लैंग्वेज ना हो, अभी देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बुक जो है इंग्लिश में लिखी हुई है, तो भाषा है, तो आप इसको रीड करके समझ सकते हैं, और मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं इसको रीड करके हिंदी में आपको समझा रहा हूँ, तो दिस विल गिव यू बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो लेखक जो हैं जिन्होंने भी इस किताब को लिखा है, उन्होंने जो चीज़ एक्सप्रेस करना यहाँ पर चाहा है उस चीज़ को मैं आपके सामने और अच्छे तरीके से बयान कर रहा हूँ, तो शायद आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल रही है। तो ऐसे में अगर सबसे एंशिएंट स्क्रिप्ट की बात की जाए, भारत में मिलने वाली सबसे जो प्राचीन स्क्रिप्ट थी वो थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट। लेकिन इस स्क्रिप्ट को अभी भी हम समझ नहीं पाए हैं। देखिए अगर आप सोचिए, जब छोटा बच्चा स्कूल जाता है पहली बार वो क ख ग ABC या फिर गुजराती का जो हमारा 12 खड़ी बोलते हैं, जिसको जब उसको देखता है तो उसके लिए वो काले अक्षर भैंस बराबर ही होते हैं ना। फिर जैसे जैसे वो सीखने लगता है तो उसको समझ आता है कि ये कैसे लिखा गया है, इस शब्द का मतलब क्या है। अगर आपको इंग्लिश पढ़नी ना आती हो, आपको ABC भी ना आती हो, तो क्या ये बुक आपके सामने जो आप देख रहे हैं, क्या इसका कोई मतलब आपके लिए निकलेगा? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी उसको हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। इस कारण से उस समय की लैंग्वेजेस के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। महर्षि पाणिनि was a great Sanskrit grammarian. The most important book of this time is Maharishi Panini's Ashtadhyayi, which is a noteworthy book of Sanskrit grammar of 4th century. Sanskrit is considered the language of Aryans, language of sages or language of scholars. It has been accepted by all at the international level that Sanskrit is the best language for the computer use. अब ये चैप्टर के अंदर हमको एक चीज़ मैं आपको अभी क्लियर कर दूं कि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारा कंटेंट है। आप अगर देखने बैठोगे तो चैप्टर काफ़ी लंबा चौड़ा है। देखिए कितना कुछ इसमें दिया गया। अब आप कहेंगे सर इसमें पढ़ना इतना कुछ कैसे पॉसिबल है, बिकॉज बहुत सारी किताबों के नाम दिए गए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो हमारे लिए करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में मैं आपसे भी कह दूँ कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर खासकर जो टॉपिक्स मैं बताऊँगा वो तो आपको करना ही है लास्ट में, लेकिन इसमें अभी अगर हम बात करें तो अभी हमको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा करनी है, हमें किताबों के नाम याद रखने हैं और उनके ऑथर्स के नाम याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर इस चैप्टर में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि वन वर्ड रहते हैं, मैच द कॉलम ब्लैंक्स फॉर्म में, जिसमें आपको पूछा जाएगा पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए, तो आपको आंसर में डालना है अष्टाध्यायी। क्वेश्चन आ सकता है अष्टाध्यायी को किसने लिखा था? पाणिनि ने। राइट द नेम ऑफ द संस्कृत ग्रामर बुक दैट वाज वेरी फेमस, तो इसका भी आंसर आएगा अष्टाध्यायी। तो संस्कृत भाषा के जो ग्रामेरियन जो थे, जिनको जो ग्रामर है, ग्रामर के बिना तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी लैंग्वेज का कोई मतलब ही नहीं है। ग्रामर जो है वो हमें उस भाषा को सही तरीके से लिखना सिखाती है। तो ग्रामर जो है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है किसी भी लैंग्वेज का प्रॉपर यूज़ करने के लिए। तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी जो थी, ये संस्कृत ग्रामर के ऊपर लिखी गई 4th सेंचुरी की बहुत ही इम्पॉर्टेंट किताब थी। और उस समय संस्कृत भाषा को आर्यंस की भाषा माना जाता था, साधु संतों की भाषा माना जाता था, विद्वानों बुद्धिमानों की भाषा माना जाता था। और इवन इंटरनेशनल लेवल पर भी ये एक्सेप्ट किया गया है कि संस्कृत जो है वो कंप्यूटर के लिए बेस्ट लैंग्वेज है। तो ये बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए कि संस्कृत भाषा को अगर हम देखें तो बेस्ट बुक मान सकते हैं हम, या बेस्ट लैंग्वेज मान सकते हैं हम कंप्यूटर यूज़ के लिए। लेकिन कंप्यूटर में हम इंग्लिश का यूज़ करते हैं, लेकिन बेस्ट लैंग्वेज के तौर पे देखें तो संस्कृत का उपयोग वहाँ किया जा सकता है। संस्कृत वॉज द चीफ लैंग्वेज फॉर नॉलेज, साइंस, रिलीजन एंड फिलोसफी। तो उस समय कोई भी चीज़ होती थी, हर चीज़ के लिए, भले वो ज्ञान की बात हो, भले वो रिलेटेड टू साइंस हो, धर्म की बात हो या फिर फिलोसफी की बात हो, हर जगह पर संस्कृत भाषा का अपना ही एक अलग वजूद था। लेकिन आज धीरे धीरे ये भाषा जो है ये अपना वजूद खोती जा रही है। बहुत कम लोग जो हैं वो संस्कृत को जानते हैं। ऑल्दो स्कूलों में इसको पढ़ाया जाता है,
लेकिन इतने अच्छे तरीके से, इतने परिपक्व तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है कि सामने वाला व्यक्ति इसका पूरा ज्ञान हासिल कर सके। आगे हम पढ़ेंगे एंशिएंट लिटरेचर्स के बारे में, जिसमें पहले हम पढ़ेंगे वेदास के बारे में, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये 3-4 हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो ये भी आपको याद रखना है। तो 4 वेद हैं हमारे, जिनके बारे में आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी जूनियर क्लास में शायद। तो पहला वेद जो है ऋग्वेद। ऋग्वेद की बात करें, ये सबसे पुरानी बुक है हमारे इंडियन लिटरेचर की। तो क्वेश्चन आता है कई बार, नेम द मोस्ट एंशिएंट बुक ऑफ इंडियन लिटरेचर। तो यहाँ पर आंसर आएगा ऋग्वेदा। ऋग्वेद के अंदर 1028 वर्सेस, सॉरी 128 नहीं, 1028 वर्सेस हैं, और इसको 10 भागों में बांटा गया है। और ज़्यादातर वर्सेस जो हैं वो प्रेयर के रूप में है, यानी कि देवी देवताओं की प्रार्थना के रूप में है। इनका उपयोग कहाँ किया जाता था? यज्ञनाज के समय, जब यज्ञ किए जाते थे तब इसका उपयोग किया जाता था। इसमें सुबह यानी कि उषा काल जो होता है, उसकी पूजा करने के लिए इसमें मंत्र लिखे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस मैटर्स जो थे आर्यंस के, जो कि सप्त सिंधु रीजन में रहते थे, उनके बारे में भी काफ़ी जानकारी मिली है। तो आर्यन लोग कहाँ बसे हुए थे? दे वर लिविंग इन द रीजन ऑफ सप्त सिंधु, और उनके जीवन के बारे में, किस प्रकार का लोगों का उस समय जीवन था, वो सब चीज़ें, धार्मिक रीति रिवाज उनके, यानी कि उनके बारे में भी काफ़ी जानकारी यहाँ से मिलती है ऋग्वेदा से। दूसरा जो वेद है वो है सामवेद। 3 अदर वेदास वर ऑल्सो कंपोज्ड आफ्टर ऋग्वेदा। अब ऋग्वेदा के बाद 3 और वेद जो थे जिनको लिखा गया, जिनको बनाया गया, और उनमें सामवेदा जो है, इसका जो मेन फोकस था वो था रेसिटेशन ऑफ वर्सेस, की जो मंत्र उच्चारण है, जो भी मंत्र लिखे जाते हैं उसको किस प्रकार से प्रॉपर्ली उच्चारित करना है, कैसे उसको प्रोनाउंस करना है। तो ये इसका मेन काम था। इसीलिए सामवेदा को गंगोत्री ऑफ म्यूजिक भी कहा जाता है। तो यानी कि सामवेदा जो है वो म्यूजिक से जुड़ा हुआ है। जैसे कि पिछले 3rd चैप्टर में हमने पढ़ा था, 2nd में शायद, जो संगीत मकरंद, संगीत परिजात वगैरह, तो वहाँ पर कई बार एक क्वेश्चन आता है, वहाँ पर भी था मेरे ख्याल से। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच वेदा इज एसोसिएटेड विद म्यूजिक। तो वहाँ हमारा आंसर सामवेदा आना चाहिए। कई बार आता है क्वेश्चन, विच वेदा इज ऑल्सो नोन एज गंगोत्री ऑफ म्यूजिक। तो वहाँ पर भी हमें सामवेदा लिखना है। यजुर्वेदा की बात करते हैं। यजुर्वेदा जो है, इसको यज्ञनास का वेदा भी कहा जाता है, यानी कि यज्ञ का वेद भी कहते हैं इसे। इसको प्रोज और वर्स दोनों ही फॉर्म में लिखा गया है, और इसके अंदर भी मंत्र लिखे गए हैं। वो मंत्र जो यज्ञ के समय या फिर जो भी धार्मिक रीति रिवाज जो हमारे होते हैं, उस समय जो आप मंत्र उच्चारण करते वक्त देखते हैं ना पंडितों को, जब हमारी कहीं भी शादी है, ब्याह है, या किसी के इस दुनिया से चले जाने पे हम लोग घर में पूजा पाठ करवाते हैं, तो वहाँ पर जो मंत्र उच्चारित किए जाते हैं, तो वो सब मंत्र जो हैं वो यजुर्वेदा से ही लिए जाते हैं। अंतिम जो वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद डिस्क्राइब्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिचुअल्स एंड संस्कार। अथर्ववेद के अंदर भी बहुत सारे रीति रिवाजों और संस्कारों के बारे में बताया गया है। तो ये चारों वेद जो हैं, इसमें से मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स बता दिए कि कैसे कैसे आ सकते हैं। तो तीनों में से ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, और कई बार क्वेश्चन आ जाता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के ऊपर भी लिखने को कहा जा सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में। द उपनिषदिक लिटरेचर गिव्स अस अ विविड डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स। उपनिषद जो हैं वो लिटरेचर है, जो कि हमें डिस्क्रिप्शन, जिससे हमें पता लगता है, किन चीज़ों का पता लगता है? यूनिवर्स की शुरुआत का, कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ, कि जीवन और मृत्यु क्या है। ये भेद तो हम आज भी नहीं समझ पाए, लेकिन हमारे उपनिषदास के अंदर ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यानी कि जो दुनियावी चीज़ें हैं हमारे पास, मटेरियलिस्टिक किसको बोलते हैं? जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, जैसे कि गाड़ी, बंगला, कपड़े, जो भी हम बाहर दिखावे के लिए जो चीज़ें पहनते हैं, पैसा, ये सब चीज़ें मटेरियलिस्टिक में आती हैं। स्पिरिचुअल में आती हैं हमारी आंतरिक शांति, आंतरिक शक्ति, जो कि साधु संत महात्मा सब चीज़ों को त्याग कर पाने के लिए जंगलों में बैठकर तपस्याएं करते हैं। तो इसके अंदर हमें मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में भी बताया गया है। इसके साथ साथ बृहदारण्य और छंदोग्य,
ये दोनों जो हैं दे आर द अर्लीस्ट ऑफ उपनिषद इन द डायलॉग फॉर्म। बृहदारण्य और छंदोग्या ये दोनों जो हैं ये प्राचीनतम उपनिषद हैं जो कि डायलॉग के रूप में, बातचीत के रूप में लिखे गए हैं। देयर आर 108 इन ऑल एज मेंशन्ड इन मुक्तिको उपनिषद, और लगभग 1008 जो हैं वो टोटल उपनिषद हैं जो कि हमें पता लगता है मुक्तिको उपनिषद के द्वारा। तो टोटल 108 उपनिषद यहाँ पर लिखे गए हैं। आगे हम देखेंगे ब्राह्मणिकल लिटरेचर के बारे में। Many Brahmanical epics were composed to understand the meaning of Vedic literature. वैदिक लिटरेचर को समझने के लिए बहुत सारे ब्राह्मणिकल एपिक्स लिखे गए, जैसे कि any critical appreciation based on Vedas composed in the poetic form are included in Brahmanical literature. यानी कि जो हमारे वेद थे, वैदिक लिटरेचर जो था उसको समझने के लिए बहुत सारी किताबें लिखी गई। वो किताबें जो थी वो इवन एप्रिसिएशन और क्रिटिसाइजेशन के रूप में भी थी, यानी कि हमारे जो वेदास थे इनको अप्रिशिएट भी किया गया, क्रिटिसाइज भी किया गया, इसको पोइटिक फॉर्म में भी लिखा गया। इसी को हम ब्राह्मणिकल लिटरेचर कहते हैं, जिसमें हमें वेदों को समझाने के लिए कोशिश की गई, वेदों की समझ हमें मिल सके इसकी कोशिश की गई। वैदिक लिटरेचर एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग बिहेवियर हैव बीन एक्सप्लेन्ड ब्रॉडली। अब ये ब्राह्मणिकल लिटरेचर के अंदर वैदिक लिटरेचर को बताया गया है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं, यानी कि किस प्रकार से हम अच्छे प्रिंसिपल्स, अच्छे सिद्धांतों को अपने जीवन में, अच्छे सिद्धांतों को अपनाकर जीवन को सफल बना सकते हैं, इस सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलती है। किसमें बात कर रहे हैं हम? वी आर टॉकिंग अबाउट ब्राह्मणिकल लिटरेचर। आगे पढ़ेंगे हम अरण्यकाश के बारे में। आर्यंस जो थे वो अपने जीवन का अंतिम समय जो होता था वो अरण्यकाश में बिताना पसंद करते थे। अरण्यकाश का मतलब होता है फॉरेस्ट। तो जंगलों के अंदर वो चले जाते थे आर्यंस, और अपने जीवन का जो बुढ़ापे का समय होता था, अंतिम समय, तो वहाँ जाकर वो आश्रम बना लेते थे और वहीं रहकर वो अपना अंतिम जीवन गुजारते थे। दे कंपोज लिटरेचर बेस्ड ऑन फिलोसफी। वहाँ रहकर वो लिखने का भी काम करते थे, यानी कि लिटरेचर लिखते थे जो कि उनके जीवन की फिलोसफी, यानी कि जो उन्होंने देखा है जीवन में उसके ऊपर होता था, और विच वॉज द रिजल्ट ऑफ देयर डीप थिंकिंग, इट इज़ नोन एज अरण्यकाश। और ये जो लिखते थे वहाँ बैठकर, अब आप समझ सकते हैं कोई राजा या कोई ऐसा आर्यन परिवार से कोई व्यक्ति जो कि बहुत अच्छी पोस्ट पर है, जिसके पास सब कुछ है, राजा महाराजा, वो सब कुछ छोड़ के जंगल में जाकर कुटिया में रहते थे, तो वहाँ रहकर वो कितना ज़्यादा शांत उनका मन होता होगा, और कितनी ज़्यादा जो उनके जीवन की सच्चाई जो थी, जो भी उन्होंने उस समय सीखा था जीवन से, वो सब चीज़ें हमें लिखकर वो किताबों के रूप में जाते हैं। तो ये जो किताबें जो उनके द्वारा लिखी जाती थी उसी को अरण्यकाश कहा जाता है। आगे हम देखेंगे वेदांगास के बारे में। द वेदांगास लिटरेचर डील्स विद द रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स, ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। वेदांगास जो हैं वो धार्मिक कर्मकांड जो होते हैं, वो रीति रिवाज, इवन ग्रामर और एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी जैसी चीज़ों से भी डील करते हैं, यानी कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में उनसे पता लगता है। द रामायण एंड द महाभारत आर टू ग्रेट इंडियन एपिक्स। दो हमारी जो पुस्तकें जो कि विश्व में प्रख्यात हैं, जिनको हम ग्रेटेस्ट एपिक्स बोल सकते हैं, वो हैं रामायण एंड महाभारत। द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ दीज एपिक्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द 2nd century। द रामायण हैज द स्टोरी ऑफ रामचंद्र द किंग ऑफ अयोध्या। द रामायण इज द स्मॉलर एपिक देन महाभारत। तो ये दोनों हमारे एपिक हैं, जिनमें से लार्जेस्ट, सबसे बड़ा एपिक जो है वो है महाभारत, और रामायण जो है वो महाभारत के बाद आता है, यानी छोटा एपिक है, स्मॉलर एपिक देन महाभारत। रामायण जो है रामचंद्र राजा की कहानी है, जो कि अयोध्या के राजा थे, और इट नरेट्स मैनी अट्रैक्टिव स्टोरीज ऑफ एडवेंचर। तो इसके अंदर काफ़ी सारी हमें स्टोरीज देखने को मिलती हैं एडवेंचर की। होपफुली आप लोग रामायण के बारे में जानते होंगे, ये हमारे टेलीविज़न के ऊपर कई बार प्रसारित हो चुका है, पहले भी आता था, अभी नए फॉर्म में भी आया है। द महाभारत इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिक। सबसे बड़ा एपिक जो वर्ल्ड में है वो है महाभारत। इसके अंदर लगभग 1 लाख वर्सेस हैं, और इसके अंदर कौरव और पांडव लोगों के युद्ध के बारे में बताया गया है, यानी कौरवों और पांडवों का युद्ध इस महाभारत में दिखाया गया है। बिसाइड्स इट्स ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस स्टोरीज। के साथ साथ इसमें बहुत सारी छोटी बड़ी कहानियाँ भी हमें पढ़ने को मिलती हैं। द भगवद गीता, अ पार्ट ऑफ महाभारत, एक्सपाउंड्स द डीप फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स। अब
बात करें हम अगर भगवत गीता की, तो भगवत गीता जो है वो भी महाभारत का ही एक पार्ट है और इसके अंदर हमें जीवन की बहुत सारी सच्चाइयाँ देखने को मिलती हैं। बहुत सारे लोग जो है भगवत गीता, जो कि हिंदुओं की हमारी धार्मिक पुस्तक भी है हम लोगों की, तो इसके अंदर जीवन के बहुत सारे ऐसे पहलू दर्शाए गए हैं जिनको अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इट कन्वेज द मैसेज ऑफ अचीविंग मोक्ष और सल्वेशन थ्रू ज्ञान, कर्म एंड भक्ति। भगवत गीता के अंदर हमें बताया गया है कि हम साल्वेशन, जिसको मोक्ष कहते हैं, यानी कि जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पा सकते हैं ज्ञान, कर्म और भक्ति के द्वारा। कि अगर हम ज्ञान प्राप्त करें, अच्छे कर्म करें और भक्ति करें तो हमें इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है। बोथ द एपिक्स, द रामायण एंड द महाभारत have been influencing millions of Indians and the literature for a long time. They have implanted motivational seeds of sanskars in the Indians. रामायण और महाभारत जो है इन्होंने लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों को प्रभावित किया है, न कि भारत में बल्कि विश्व में इन्होंने लोगों को प्रभावित किया है और हम लोगों के अंदर, खासकर इंडियंस के अंदर संस्कार जो है वो जगाए हैं। आप जानते हैं कि आजकल जो हम लोग सीरियल्स वगैरह देखते हैं उनमें और इनमें इतना फ़र्क था कि अगर रामायण महाभारत देखने वाले जो बच्चे थे वो लव कुश की तरह बनना चाहते थे, वो श्री राम की तरह सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहते थे, वो हनुमान की तरह एक ऐसे शिष्य बनना चाहते थे जो श्री राम के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। लेकिन आजकल जो हम लोग देखते हैं कि जीवन जो है वो बिल्कुल उल्टा हो गया है। आजकल हम टेलीविज़न के अंदर जो सीरियल्स देखते हैं उनके अंदर हमें कोई भी ऐसी वस्तु ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है जो कि हमारे जीवन में हमारे लिए उपयोगी हो, बल्कि इसके विरुद्ध हमें जीवन के अंदर कैसे दूसरों को सताना है, दूसरों को परेशान करना है, कैसे साजिशें रचनी हैं, कैसे घर को हम अपनी मर्ज़ी से, मतलब अपने हिसाब से चलाना चाहें तो कैसे कैसे हमें षड्यंत्र रचने पड़ेंगे। तो ऐसी सब चीज़ें आजकल हम टेलीविज़न के अंदर देखते हैं। इसीलिए आज के युवा जो हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं अंदर से और बहुत ज़्यादा जो संस्कार, जो हमारे एक एटिकेट्स, मैनर्स जो होते हैं उनको वो भूल चुके हैं। तो जैसे प्राचीन समय से जब हम लोग इवन छोटे थे तब भी रामायण जो थी, महाभारत जो थी, ये ऐसे सीरियल्स होते थे जिनके आने पर दुनिया थम जाती थी। एक तरह से भारत पूरा यानी कि थम जाता था। यानी कि रविवार के समय रामायण आती थी और महाभारत का जब प्रसारण होता था दिल्ली पे DD1 पे, जो जिसको हम दूरदर्शन बोलते हैं, उस पर जब इनका प्रसारण होता था तो रियली बिलीव मी, पूरा जो मोहल्ला, पूरा जो एरिया होता था, सोसाइटीज़ खाली हो जाती थी, एक एक घर के अंदर भीड़ लग जाती थी रामायण महाभारत देखने वालों की। तो वहाँ से देखकर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती थी। उसको सीखकर बच्चे जो थे वो दशहरे के समय पे रामलीला परफॉर्म करते थे, जिसमें डायलॉग्स, डिलीवरी और वही रामायण के पात्रों को वो लोग प्ले करते थे। लेकिन आजकल जो है वो घटनाएँ बिल्कुल इसके विपरीत हो चुकी हैं। तो जो हम देखते हैं वैसे हम बन जाते हैं। इसीलिए रामायण महाभारत जो है ये हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर पहले भी करते थे और आज भी करेंगे और आगे भी करते रहेंगे।